आरजेडी और कांग्रेस जिंदगी भर कभी पलट के ये लोग सत्ता में नहीं आएंगे अगर ये लोग बहाने बनाना नहीं छोड़ेंगे। हर हार के बाद आपको एक ईमानदार मंथन करने की जरूरत है। भाई कौन नहीं गुजरा हार से? हम लोग गुजरे हैं ना। मेरे नेता मेरे पिता 2009 की हार के बाद देखिए किस तरीके से 2014 में उन्होंने अपने आप को खड़ा करने का काम किया। 2021 में मुझसे मेरी पूरी पार्टी छीन ली गई, पर आज 2024 और 2025 में हम लोगों ने पुनः अपने आप को स्थापित करने का काम किया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ईमानदार मंथन किया। 2020 के मेरे इंटरव्यूज निकाल के देखिए, मैंने कभी किसी दूसरे पे ठीकरा नहीं फोड़ा कि भाई मेरी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा क्यों नहीं रहा। हम लोगों ने ईमानदार मंथन किया कि हम लोगों से कहां कमी रह गई, कहां चूक हो गई। इतने अहंकार में डूबी हुई ये पार्टियां हैं, कांग्रेस हो राजद हो, कि ये सिर्फ ठीकरा फोड़ने पे। आप मुझे बता दीजिए, आज इतने दिन होने को आए, रिजल्ट आए को 14 तारीख को आया था ना रिजल्ट, आज का 21 तारीख है, 20 तारीख है, हफ्ता होने को आ गया, 7 दिन होने को आ गया। इन लोगों ने अभी तक मंथन तक करना जरूरी नहीं समझा। एक बैठक की बस नेता चुन लिया अपने आप को, और अभी तक आप इस बात पे ही ठीकरा फोड़ने में लगे हैं। कभी एसआईआर खराब, तो कभी इसका वोट चोरी हो गया, तो कभी इसने वोट काट लिया, तो कभी यहाँ धांधली हो गई, वहां। मतलब आप दूध के धुले हैं, बाकी सब गलत है। 3 बार से सत्ता में नरेंद्र मोदी जी जीत के आ रहे हैं, वो गलत है। पर 2-2 बार यूपीए जीत के आ जाती है, वो ठीक था। जहां पे आप जीत जाते हैं झारखंड जैसे राज्यों में, तो वो गलत हो जाता है। बट महाराष्ट्र हम लोग जीत जाते हैं तो वो गलत हो जाता है, और झारखंड आप जीत जाते हैं तो वो सही हो जाता है। ये लोग सिर्फ बहाना बनाने का काम। अभी तो चुनाव प्रचार चल रहा था, तब से बहाना बना रहे हैं, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। और ये लोग बहाना बनाते रहेंगे तो उम्र भर लालू जी की अगली पीढ़ी तो क्या, इनके बाद की जितनी पीढ़ियां, कभी ये लोग सत्ता में नहीं आएंगे अगर ये लोग बहाना बनाना नहीं। इन्होंने अपने आप को देखा किस तरीके से इनके कार्यकर्ता सड़क पर हुड़दंग करते थे। इनकी सभाओं में आप चले जाइए, किस तरीके से वहां पे महिलाओं के साथ बदतमीजी की जाती थी। इन लोगों के कार्यक्रम में आप देख लीजिए, इन लोगों की प्रवक्ता देख लीजिए, किस तरीके से एग्रेसिव होकर बातों को रखते थे। भाई आप विनम्रता सौम्यता के साथ आप रखिए ना बातों को। और आज की भी तारीख में आपके पास मंच है, आप विपक्ष हैं, विपक्ष के तौर पर आप आइए, रखिए बातों को। बोलिए कि भैया मंत्रिमंडल में ये नहीं हुआ, यहाँ पे ये नहीं हुआ, कल को सरकार बनेगी, आपने ये ठीक नहीं किया, वो ठीक नहीं किया। पर सिर्फ बहाना 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 करते रहना। क्या हो गया भैया, इतने सालों तक आप ईवीएम 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 रोते रहे, आज क्यों नहीं आप रो रहे ईवीएम को? आज सारी ईवीएम ठीक हो गई। जब मैं वोट डालने गया था, मुझे तो ईवीएम को देख के खुशी हो गई कि कम से कम इन्हें तो कोई दोष नहीं दे रहा आज। बट यहाँ पे अब ये एसआईआर का एक नया मुद्दा बना लिया। अभी देखिएगा 8-10 साल हारेंगे एसआईआर के मुद्दे पर, फिर एक नया मुद्दा ढूंढ लेंगे। कांग्रेस और राजद का पतन इनके अहंकार ने किया है, इनकी एग्रेसिवनेस ने किया है, इनके बहाने बहाने की सोच ने किया है। अगर ईमानदार से एक बार बैठ लें कि जनता ने क्यों नहीं इनका साथ दिया, इनको पता चलेगा क्या क्या कारण है। और जनता ने आज से इनका साथ नहीं, 2005 से इनका साथ छोड़ा हुआ है। ये लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। इन लोगों को लग रहा है कि 2015 2020 अपने अपने बूते पे जीते हैं। निकाल लीजिए। मैं तो चाहूंगा कि सारे सेफोलॉजिस्ट बैठ जाएं इसके ऊपर, करें इसके ऊपर मंथन, और करके आंकड़ों के साथ इन लोगों को बताएं, क्योंकि ये लोग तो करेंगे नहीं। बताएं इन लोगों को कि भैया 15 से, आप 2005 से चुनाव हारे हुए हैं, 10 का प्रदर्शन तो सबके सामने है ही, क्या रहा था राजद कांग्रेस का। 15 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का साथ नहीं मिलता तो 7 जन्म में ये लोग रिवाइव नहीं करते। 2020 में अगर मैं अकेले चुनाव नहीं लड़ता, यूनाइटेड एनडीए रहता, तो इन लोग का इससे भी बुरा प्रदर्शन 20 में रहता। और आज तो ये लोग खाता नहीं खोल पाते। तो ये लोग जो ट्वीट कर रहे हैं ना कि इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, एक बार ईमानदारी से बैठेंगे, इनको पता चलेगा कि ये लोग कितनी जगह गलत रहे हैं। परिवारवाद पर लगातार आप लोग हमला किए हैं सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार लगातार परिवारवाद पर हमला करते हैं, लेकिन कल आशीर्वाद देते नजर आए सर उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र का, जो कि न वो एमएलसी है न एमएलए है। तो परिवारवाद को तो आप लोग ही बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, परिवारवाद पे तो मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ, मैंने तो कुछ इसके ऊपर कहने का। बट मैं इतना मैं जरूर मैं मानूंगा, जस्ट बाय द वर्च्यू दैट यू आउटकम ऑफ द सेम सिस्टम, ऐसे में आप उस व्यवस्था को सुधार नहीं सकते, या उस व्यवस्था में आप एक नई लकीर नहीं खींच सकते। मैं इसको नहीं मानता।
जस्ट बिकॉज कि आप एक परिवार से आते हैं इसलिए आपको मौका नहीं दिया जाना चाहिए। मैं इसका भी पक्षधर नहीं हूं, बट हाँ मैं ये भी जरूर कहूंगा कि अगर आप में काबिलियत नहीं होगी तो आप कितने बड़े परिवार से क्यों नहीं आ जाए, आपका कुछ नहीं होगा। मैं अपना ही उदाहरण बताता हूं ना भाई, 2021 तक परिवारवाद आप मान लीजिए, बट 21 में क्या था मेरे पास, मेरी पार्टी तक, मेरे सिंबल पार्टी सब मुझसे छीन लिया गया था, मुझे मेरे परिवार से घर से बाहर निकाल दिया गया था। अगर आज काबिलियत नहीं होती तो 7 जन्म में चिराग पासवान या पार्टी नहीं खड़ी हो सकती थी। तो ऐसे में किसी बड़े परिवार का होना आपका सौभाग्य हो सकता है, पर आपकी काबिलियत ही आपको आगे लेकर जाएगी। अगर जिसमें काबिलियत होगी वो आगे जाएगा। अगर सिर्फ मापदंड इसका किसी परिवार से ही आना होता तो मुझे लगता है अभी तक जितने पूर्व के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं उन सबके बच्चों को कहीं ना कहीं बड़े पदों पर होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। काबिलियत होगी आप आगे बढ़ेंगे, नहीं होगी तो कोई आपको आगे नहीं बढ़ा पाएगा। बंगाल में कैसे बना, पापा से पूछिए। अब इसके बाद बंगाल की बारी है। बिहार जीतने के बाद अब हम लोग असम भी जीतने जा रहे हैं, अब हम लोग बंगाल भी जीतने जा रहे हैं, और जितने राज्यों में डाउन साउथ, तमिलनाडु वगैरह सारी जगह आप देखिएगा इस चुनाव के परिणामों की परछाई अब देश भर में आपको देखने को मिलेगी। क्या रहेगी सर बंगाल में? बंगाल में वही भूमिका रहेगी जो भूमिका बिहार में थी, समावेश के साथ महिला और युवाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ना।